बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में सैलाब की रोकथाम के लिए जामिया मनसूबा जल्द तैयार किया जाए। सदर मुमलिकत की ज़र-ए-सदारत कराची को सैलाब से बचाने से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। आसिफ जरदारी बोले, सैलाब रोकने के लिए जामिया मनसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मुअस्सर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, हमें अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत कराची को शहरी सैलाब से बचाने से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुशर्रफ वहाब और चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदार शरीक थे। कराची में शहरी सैलाब रोकने के लिए जाना मनसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इजलास में ये कहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि कराची में शहरी सैलाब को रोकने के लिए जामा मनसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। इसके अलावा कराची को शहरी सैलाब से बचाने के लिए हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर अपनाए। आलमी मेयार के मुताबिक सीवरेज सैलाबी पानी के मौसम इंतजाम का निज़ाम लाना होगा, जबकि कराची में ज़ेर-ए-ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि कराची और इसके साहिली इलाकों को साफ सुथरा बनाने, दुनिया के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि सुरंगों को मजबूजा मनसूबे के नुमाया माहौलियाती साथ होंगे। हुकूमत सिंध बैनुल अक़वामी डोनर से सुरंगों की मजबूजा मनसूबों के लिए माहौलियाती फाइनेंसिंग हासिल करने पर गौर करे। इसके अलावा आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम की तामीर से बलूचिस्तान को भी ज़राअत के शोबों में मदद मिलेगी। माहिरीन ने कराची में शहरी सैलाबी और सीवरेज की चैलेंज से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं, जिसमें ये कहा गया कि माहिरीन ने वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेर-ए-ज़मीन सुरंगों के जरिए सीवरेज निज़ाम पर भी रोशनी डाली है। इस वजह से इजलास में यह भी ब्रीफ किया गया है कि कराची के हाईवे रेड जोन्स में मौजूदा सड़कों के नीचे छोटी और बड़ी सीवरेज सुरंगों का जाल बिछाया जा सकता है। और ब्रीफ में ये भी कहा गया कि कराची में तकरीबन 4 से 50 मिलियन गैलन जोमिया सीवरेज पैदा होता है। सीवरेज और पानी, बारिश का पानी छोटे और बड़े खुले नालों में जमा होता है। ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि सीवरेज और सैलाबी पानी बगैर ट्रीटमेंट सिलेंडर में छोड़ने से समुद्री माहौलियाती निज़ाम आलूदा हो रहा है। कराची के नालों की मौजूदा नेटवर्क की सलाहियत महदूद है। नालों की मौजूदा जाल आम हालात में भी तकरीबन 50% बारिश के पानी को जज़्ब करता है। इस वजह से इजलास में ज्वाइंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची बैरिस्टर मुशर्रफ वहाब की में और दीगर ने शिरकत की। इजलास में सीनियर सरकारी अफसरान और मकामी बैनुल अक़वामी पानी के इंतजाम के माहिर भी शरीक थे। जी खुर्शीद, बताइएगा कि जामिया मनसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत की गई है और इस मनसूबे में क्या क्या अमल दरामद होगा मज़ीद? देखें जी, जो मानसून बारिशों की हैं या इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग का जो महकमा मौसमियात उसकी पेशगोई करता है, उस हवाले से ये एक अहम इजलास है। इस इजलास में जो तजावीज़ दी हैं माहिरीन ने, जो और उसके अलावा पानी जो शहरी इलाके हैं उनको अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए, इसके अलावा जो दीगर जो खदशात का इजहार किया है इसमें माहिरीन ने, उसको सारी ब्रीफिंग और उस पर अमल दरामद के लिए यकीनी तौर पर जो कमेटी बनाई जाएगी और उस पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सूबों पर जो है वो फिर मनसूबाबंदी बनाकर जो है वो फिर वज़ीर बल्दियात हैं, मेयर कराची हैं, वज़ीर-ए-आज़म सिंध हैं, और फिर उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसकी प्लानिंग मज़ीद जो है वो मजबूत और हिकमत अमली तक तैयार करके आगे इसको मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की जो कोशिश है वो तेज की जाएंगी। जी खुर्शीद, बताइएगा ये मनसूबा कब शुरू किया जाएगा और कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखें, अभी तो इजलास में ये सारी चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं। इस इजलास के अंदर माहिरीन ने अपनी तजावीज़ दी हैं और सदर मुमलिकत ने भी इन तजावीज़ के ऊपर जो है वो दीगर जो मुतलका जो हुकाम है, मुतलका जो अहदेदार हैं उनको ब्रीफ किया है। इस हवाले से जो मनसूबा है जामे हिकमत अमली तैयार करने का सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है। अब जामे हिकमत अमली करके दोबारा से जो है वो सदर मुमलिकत को भी इस पर ऑनबोर्ड लिया जाएगा और सदर मुमलिकत को इस पर जो है वो मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध और फिर दीगर जो वज़रा हैं वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जामे मनसूबा तैयार करेंगे। जी खुर्शीद, बताइएगा कि तरजीही बुनियादों पर अगर ये मनसूबा तैयार हो जाता है तो कितने % चांसेस हैं कि सैलाब से होने वाले मसले मसाइल को हल कर लिया जाएगा और रोकथाम के लिए कितना अहम होगा? देखिए, जो सीवरेज और बारिश का पानी जो छोटे बड़े खुले नालों में जमा होता है, वो उससे होता ही क्या है कि सड़कों पर पानी जो वो जमा हो जाता है और जो शहरी इलाके हैं और जो रफाकी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं और ज़ेर आब आने की वजह से जो है वो आबादी में जो मकीन हैं उन मकीनों को मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
अब इसमें जो सेवरी जो सैलाबी पानी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में जाता है, उसके मुतालिक जिसमें बात ज़ेर गौर आई है, जो प्लानिंग की गई है कि जो समंदर का पानी है वो भी आलूदा हो रहा है, उससे माहौलियाती जो आलूदगी है वो भी बढ़ रही है। तो उस पर भी जो है उसकी वाटर ट्रीटमेंट के वजह से भी उस पर जो है वो तजवीज़ जो है ज़ेर गौर आई है। उसके अलावा नालों में मौजूदा जाल आम हालात में तकरीबन 50% पानी जमा होने को दर्ज करता है। इसके हवाले से कराची के जो सिस्टम की जाने से इजाफी पानी जरूरत न होने से शहरी जो है वो उससे मुतासर होते हैं। और अगर ये तमाम सिस्टम जो इस में इजाज से जो ब्रीफ किया गया है, इसमें माहिर ने अपनी राय दी है, इस पर अमल दरामद हो गया और ये तमाम मनसूबा तक पहुँच गया तो यकीनी तौर पर जो कराची का पानी है, जो पीने का पानी है, वो आम लोगों को, आम शहरियों को मिल सकता है। उसके अलावा जो सीवरेज का पानी है वो भी उसकी निकासी आपकी भी जो मनसूबाबंदी देखी जाएगी, वो उससे भी जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, ताकि वो बर वक्त जो है वो उन नालों की सफाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। और फिर जो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है, जो समंदर में पानी चला जाता है बिना उसके साफ हुए, तो उसको भी जो है वो समुद्री आलूदगी से भी बचाया जा सकता है। जी खुर्शीद, बताइएगा कितनी लागत आएगी इस मंसूबे पर? देखिए, मंसूबे की लागत तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, क्योंकि मंसूबे से मुतल्लिक जो है वो अभी तो अहम इजलास हुआ है। इस इजलास के बाद फिर वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास से बुलाएंगे, उसमें ये सारे मंसूबे ज़ेर गौर लाएंगे और उस पर उसको तखमीना जो है वो फिर जो है सिंध काबीना ये तय करेगी और उस मंसूबे के मजीद जो है वो जो दूरस्थ इसकी जो मुस्तक़बिल का जो लाहेमल है इस मंसूबे का, वो उसके ऊपर तय किया जाएगा। जी खुर्शीद, बताइएगा कि इस मंसूबे की निगरानी कौन कर रहा है? देखिए, मंसूबा तो अभी तक बना नहीं है। मंसूबा बनने के बाद जब ये बनेगा तो ज़ाहिर है उसकी जो सदारत है वो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला सिंध, वो उसकी निगरानी करेंगे और जो मंसूबे होंगे वो उसके माहते जो वज़रा हैं, बल्दियाती वज़ीर हैं, वो उसको करेंगे। उसके अलावा जो कराची शहर के जो मंसूबे हैं उसकी निगरानी और उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसको चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के पास होगा। जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए खुर्शीद रहमानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और बात करेंगे डॉक्स लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का धरना। जॉइंट एक्शन कमेटी बोले हुकूमत 2700 मजदूरों का मुआशी कत्ल करना चाहती है। डॉक लेबर बोर्ड के खिलाफ साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा हमें क्या अपडेट्स हैं मजीद? जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत ने डाक लेबर को जो है वो कराची डाक लेबर को जो है वो तहलील करने के अहकाम जारी किए, जिसके नतीजे में जो है वो 2700 के करीब जो मेहनत कश है वो इसके जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जबकि 100 के करीब स्टाफ है जो कि जो है वो भी जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इस वक्त जो ये तमाम कमेटी है, जो एक्शन कमेटी है, कराची डाक लेबर जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये इस वक्त जो है वो KPT हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुलाजमीन मेरे अक़ब में मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, हमें बताइएगा ज़रा मुतालबात क्या हैं और कब तक ये धरना जारी रखना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C24 चैनल का मशकूर हूँ, जिन्होंने हम मेहनत कशों के हाल पूरी दुनिया तक पहुँचाई। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा ये आईनी इदारा जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना था, उसको एकदम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे प्राइम मिनिस्टर कराची पोर्ट आया था और उसने लेटर निकाला कि इसको तहलील करो। हमारे इस इदारे में 2700 मजदूर और 100 स्टाफ मेंबरान हैं, जो कुल मिला के अपने फैमिली के साथ तकरीबन 28,000 लोग बनते हैं, जो बेरोज़गार नहीं बिल्कुल ज़लील हो जाएंगे। क्योंकि इस महंगाई के दौर में कि जहां हर चीज़ आग की तरह महंगाई और 2700 मजदूर अगर बेरोज़गार हो जाए तो ये हक तलबी है। और ये सिर्फ इसलिए कि मुल्क सरमाएदारा निज़ाम के तहत चलता है। इन लोगों ने कराची पोर्ट को UAE के पे भेज दिया। UAE वालों ने इतना जुल्म किया कि आज हमारा आप लोगों ने एक जनाजे भी लाया दिखाया, जो पानी न होने की वजह से। यानी पोर्ट की तारीख में ये पहली मरतबा मैं सुन रहा हूँ कि पोर्ट के अंदर मजदूर जो काम करते, ये हमारा हक है कि हमें ठंडा पानी मुहैया किया जाए, मगर उसने नहीं किया। उसकी वजह से हमारा इकरामुल्लाह साहब शहीद हो गया, जिसका टोटली जिम्मेवार यही UAE वाले और KGTL वाले हैं। भाई, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके और कब तक ये धरना जारी रखना है? देखिए, धरना उस वक्त तक जारी होगा कि कल जो है ना कायमा कमेटी का मीटिंग है और उसमें जो मेन पॉइंट है वो अपने साथ कमेटी लेके गई है।
जो उस पे पूरा उतरेंगे और मजदूर की तहफ़्फ़ुज़ उस पे होगा तो उस वक्त तक धरना मतलब रहेगा, और जब तक अगर नहीं होगा तो ये धरना रोडों तक जा सकता है और उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे भाई आप ये बता दिएगा ज़रा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों के पास आया, किसी से बात हुई है, कोई मुज़ाकरात की तरफ गए हैं मामला? जी, ये हुकूमत नुमाइंदे भी आए हैं हमारे साथ, और अब आज हमारे 3 बंदे गए हैं इस्लामाबाद, तो उनकी मीटिंग है वहाँ कल इंशाल्लाह 23 तारीख को, तो बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। भाई हमें ये बता दिएगा ज़रा कि अब जब हुकूमती नुमाइंदगान भी आ रहे हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं, तो क्या ये धरना ख़त्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह हम नया जो वो शेड्यूल है वो कल कायमा कमेटी के बाद वो करेंगे कि जो वो हमारी जो एक्शन कमेटी है KDLB की, वो जो नया नेक्स्ट स्टेप जो वोट आएगी उस पर वो हम मानेंगे कि कल वो क्या कल अभी आप लोग बैठे हुए हैं कल तक? इंशाल्लाह कल तक तो धरना जारी रहेगा। अगर कल भी मुतालबात ना हल किया जाए तो ये धरना, हम तो फिलहाल 1 महीने का राशन लेकर आए हुए, अगर ना ये तो मजदूर है, इंशाल्लाह अपने लिए कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है ये। ठीक है। यकीन तौर पर इस वक्त जितने भी मुलाजमीन हैं वो इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमती नुमाइंदगान भी आए हैं, मुज़ाकरात भी कुछ हुए हैं, लेकिन कल तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। मुलाजमीन जो है वो उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई 1 महीने का हम सामान भी यहाँ पर राशन पानी लेकर बैठे हुए हैं, और अगर हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते हैं तो फिर ये जो एहतजाज है, ये जो धरने का सिलसिला है, इसको मजीद वसी किया जाएगा और फिर ये धरना सड़कों पर भी आ सकता है। जी, आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमान गुल अभी अपने नाजरीन को आगाह करे हैं, डॉक्स लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का धरना जारी है और 21 की स्क्रीन पर आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बोले कि हुकूमत 2700 मजदूरों का मुआशी कत्ल करना चाहती है। डॉक लेबर बोर्ड के खिलाफ साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नुमान गुल इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, हमें तफसीलन आगाह करे थे। नुमान, हमें अपडेट कीजिएगा क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान से उनकी बातचीत हुई है और थोड़े बहुत मुज़ाकरात भी हुए हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात जो थोड़े बहुत हुए हैं इनके हक़ में हुए हैं या फिर कुछ और बातचीत की गई है? ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ना इन जो जितने भी मुलाजमीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो थोड़ा वाज़े तरीके से वो हमें बता दें। सर, आप हमें थोड़ा सा अपने जो मुतालबात हैं उन्हें आसान लफ्ज़ों में बता दें कि आपके मुतालबात क्या हैं। हमारे मुतालिबात ये हैं कि पिलपुर जो एग्जीक्यूटिव लेटर निकला है उसको पिलपुर मनसूख किया जाए ताकि हमें और हमारे इदारे को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ठीक है। और बस ये सबसे बड़ा मुतालबा ये कि अगर हम है और इदारा है, हमारी रोज़गार और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से न चाहिए। भाई आप क्या कहेंगे, ये जो धरना जारी है, हुकूमती नुमाइंदगान भी आ रहे हैं, तो फिर ये धरना मौखर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भाई मौखर इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि हमारा जो बड़े हैं ना वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में चले गए। उन्होंने बोला कि ये मिशन आपने जारी रखना है, और दूसरी बात ये कि हम जब से हम भर्ती हुए और हुकूमत ने टैक्स का आवाज़ लगाया ना, तो हम बाकायदा हुकूमत को टैक्स देते हैं और हम कहते हैं कि हमें जो है ना इसके बदले में सहूलियात फराहम किया जाए ताकि हम सब डाक वर्कर जो है ना खुश रहे, और हमें हुकूमत जो है ना कुछ भी फ़ायदा नहीं देते कि हमारा तनख्वाह बढ़ जाए। जब गवर्नमेंट ऐलान कर लेते सरकारी मुलाजिमीन का तो उनका तनख्वाह बढ़ जाते, और हम जब कहते हैं कि हमारा तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा तो कहते हैं कि भाई आपका उससे कोई वास्ता नहीं। भाई मुझे ये बता दिएगा ज़रा कि अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ रही है, अगर उसको जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, तो इसका कोई मुतबादिल उन्होंने कोई रास्ता फराहम किया है या आप लोग इसी पे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और तमाम टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आते हैं और मज़दूरों की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं। तो हमारे बहुत से साथी आप लोगों से बात करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक आपसे तफसील से बात नहीं की है। ये आप जिस जगह पे आए ये इसको कहते हैं हम लोग KPT, और KPT के अंदर है फिर बहुत से डिपार्ट होते हैं, कोई सिक्योरिटी के डिपार्ट होते हैं, कोई जो है इसमें शिप को लाने वाला डिपार्ट होता है, मुख्तलिफ एजेंसियां। ये जो मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं ये कितने डिपार्टमेंट में है? तमाम KPT डिपार्टमेंट से है इनका ताल्लुक या सिर्फ एक डिपार्टमेंट? अभी हम लोग सब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, और हम लोग का जो है KPT में KDLB का डिपार्ट है। KDLB के डिपार्ट के लोगों का ये काम होता है जो कराची डाक लेबर बोर्ड के नाम से पहचाना जाता है।
इसमें इस वक्त कराची पोर्ट पे सबसे जो ज़्यादा मजदूरी करता है या मेहनत करता है कराची पोर्ट के ऊपर, वो कराची डाक लेबर बोर्ड का डाक वर्कर करता है। क्योंकि जब शिप बैरून मुल्क से आता है तो केपीटी वाले 2 अफराद उस जहाज को ऐसा किनारे के ऊपर बर्फ के ऊपर खड़ा कर देते हैं, जो कि सिर्फ 2 से ढाई घंटे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर KDLB के डाक वर्करों के पास एक लेटर हेड के पास बुकिंग की एक लिस्ट आ जाती है। फिर डाक वर्कर जाता है तमाम पाकिस्तान की या वो सनतें हों, मुतालबा क्या है? या दिफाई इदारों का साजो सामान हो, वो सन 1947 से सख्त तरीन मुशक्कत करते आ रहे हैं और इसमें हमारी सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, कई तौर पर इस वक्त मुलाजमीन यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि ये जो कराची डाक लेबर है इसे तहलील ना किया जाए। अगर इसके हुकूमत अपने अहकामात से पीछे नहीं हटती है तो ये जो एहतजाजी धरना है इसे शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर वसी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद नुमान गुलाब का। बात करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली के बारे में। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 8 दिन रह गए, दरसे कुतब ना छप सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फ्राहमी भी शुरू ना हो सकी। वालिदैन भी दरसी कुतब हासिल करने में नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। गफलत और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली, सिंध के तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नया तालीमी साल शुरू होने में चंद दिन बाकी, लेकिन दरसी कुतब ना छप सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फरहमी भी मुमकिन ना हो सकी। वालिदैन के मार्केटों के चक्कर पर चक्कर, दरसी कुतब अदम दस्तयाब। गुज़िश्ता साल भी दरसी कुतब जुलाई के बजाय फरवरी में फराहम की गई थी। गुज़िश्ता साल पब्लिशर्स ने छपाई के लिए कम बजट देने का इल्जाम आयद किया था। वालिदैन का कहना है बच्चे मुस्तकबिल का मेमार हैं, लेकिन बच्चों की तालीम दाव पर लग गई है। उर्दू बाजार में आने के बाद भी वो यही शॉप वाले कह रहे हैं ये एक बुक हमारे पास, मतलब पूरा कोर्स किसी भी शॉप पे अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको एक 2-2 बुक्स के लिए डिफरेंट शॉप्स का विजिट करना पड़ रहा है। हमारे पास तो तालीम नहीं है, बुकें नहीं है, किताबें नहीं है हमारे पास। स्कूलों में तो लोगों ने अपनी ऐसी आज़ादारी को बना रखी है कि हमारे ही स्कूल से ख़रीदो, अपने मोनोग्राम की ख़रीदो। जहाँ हमें थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए वहाँ उसकी डबल कीमत देनी पड़ती है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बजट में इजाफे के बावजूद दरसी कुतब की छपाई ना होना बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान के साथ आयमा खान, सिटी 21। और दूसरी जानिब कराची में असातिज़ा का मुतालबात के हक़ में एहतजाज जारी है। असातिज़ा का वक्त सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी एजुकेशन से मुज़ाकरात कर रहा है। हमारे नुमाइंदे मीर किरियो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मीर, बताइएगा एहतजाज ख़त्म करने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई है या नहीं? जी बिल्कुल, ये एहतजाज तकरीबन 4 घंटों से जारी है। उसातिज़ा का जो वफद है वो सेक्रेटरी ख़जाना और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे मुलाकात के लिए रवाना हो गया है। उनकी मुलाकात ताहाल जारी है, लेकिन कोई भी ताहाल पेशरफ सामने नहीं आई। उसातिज़ा अभी भी एहतजाज पर मौजूद है। ये जो वज़ीर हाउस की तरफ ये जो मेन रोड जाने वाला है वहाँ पर उसातिज़ा मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी भी उसको रोकने के लिए वहाँ पर तैनात कर दी गई है, जबकि वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी मौजूद है। इसी वजह से हम उसातिज़ा यहाँ पर जो मौजूद है उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अब तक की और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई है नहीं हुई? सर ये अभी जो ताज़ा अपडेट है, हम अभी रेड जोन में हैं। हम निकले थे CM हाउस की तरफ। हम सुबह 10 बजे से प्रेस क्लब कराची पे खड़े थे अपने मुतालबात के लिए। 20-25 दिन पहले हमने मिनिस्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन वज़ीर आला साहब को अपना जो चार्टर डिमांड पेश किया था कि हमारा सिंपल सा मुतालबा है। ये 2022 में इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी थी सिंध असेंबली से, और जो कैबिनेट है उन्होंने भी मंजूरी दे दी थी। अभी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा नहीं हो रहा? ये बताएं कि कोई पेशरफ्त तो हुई है? आपकी कमेटी वहाँ गई है? अभी तक कमेटी उधर है, अभी तक उधर ही है, अभी तक वो वापस नहीं आए। जब तक नहीं आएंगे हम इधर से नहीं हिलेंगे। ये सारे टीचर्स सारे सिंध के इधर आए हैं, सिंध के सारे अजला के। हम इधर सारी रात धरना दे के खड़े होंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं मंजूर है तो हम CM हाउस की तरफ धरना देंगे। जी बिल्कुल, उसातिज़ा का कहना है कि ये एहतजाज उनका जारी है। उनकी जो कमेटी है वो मुज़ाकरात के लिए गई हुई है, लेकिन ताहाल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इनका ये कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं की जाते तो इनका एहतजाज जारी होगा और वज़ीर हाउस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जी मीर, बताइएगा कि कमेटी कब तक वापस आएगी और क्या लगता है कि इनके मुतालबात माने जाएंगे?
जी बिल्कुल, इससे पहले भी इनका एहतजाज हुआ था, इससे पहले भी इसी तरह की कमेटी बनी थी, इसी तरह के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी उसी तरह ये रवायत बरकरार रखी गई है कि उसाज़ा का वफद बुलाया गया है, क्योंकि ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक मुतासर हो रही थी, पूरे कराची का ये मेन रोड है। उसी वजह से जो है वज़ीर हाउस जाने वाला रोड है, तो रोड क्योंकि ट्रैफिक क्लियर करवानी थी, तो हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त ये सामने आई कि एक कमेटी बनाई गई, कमेटी में से उसाज़ा को वहाँ तलब किया गया और उनको ये कहा गया कि जो आपके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद हो गए। लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल कमेटी की तरफ से कोई खबर, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, ना ही हुकूमत सिंध की तरफ से या महकमे तालीम की तरफ से इस तरह की कोई पेशरफ्त सामने आई है, जिसकी वजह से उसाज़ा ताहाल एहतजाज पर मौजूद है। जी मीर बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह से एहतजाज किया गया और पहले भी कमेटी बनाई गई, लेकिन असातिज़ा के हिसाब से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो अगर अभी भी ऐसा होता है तो फिर असातिज़ा का रद्द अमल क्या होगा इस पर? देखिए जी, हर बार इसी तरह होता है कि जब कोई कमेटी बनती है, उसातिज़ा को बुलाया जाता है, उनके मुतालबात के लिए हुकूमत की जानिब से पेशकश की जाती है, जब उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर दोबारा उसातिज़ा कराची प्रेस क्लब का रुख करते हैं, कराची प्रेस क्लब के बाद वो वज़ीर हाउस का रुख करते हैं, वहाँ पुलिस की तरफ से भी एक रद्दअमल सामने आता है। आम तौर पर उसातिज़ा को प्रेस क्लब पर ही रखा जाता है, लेकिन आज जो है तमाम रुकावटें तोड़कर उसातिज़ा यहाँ पर पहुँचे। ये कराची का पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर उसातिज़ा को रोका गया है। हर बार इसी तरह ही होता है, यही रवायत होती है कि उसातिज़ा को आसरा दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे, लेकिन हर बार इसी तरह एहतजाज होता है, इसी तरह कमेटी बनाई जाती है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया आपका मीर की, जो आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब यहाँ बात करेंगे वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सईद गनी की जानिब मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुतअद्दिद अफसरान की तकरीरी रंग लाने लगी। मेंबर फाइनेंस आफाक सईद ने शहरियों को जल्द हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इदारे तरक्याती मलीर में 1100 अफसरान और मुलाजमीन की कमी ने इदारे को अज़ू मुअत्तल बना रखा था। सूबाई वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर MDA में अफसरान की तकर्रियाँ शुरू कर दी गई। मेंबर फाइनेंस आफाक सईद कहते हैं जल्द ही शहरियों को सस्ती रिहायशी सहूलत फराहम करेंगे। देखिए, हम अभी 20 साल बाद ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम की बहबूद के लिए कुछ ना कुछ MDA की तरफ से किया जा सके, और लिहाजा इसमें हमने तरजीब बुनियादों पर हम स्कीम्स भी अभी लॉन्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को लॉन्च करके आवाम की सहूलत के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वकास सुमरो बोले, MDA का 2 साल से रुका हुआ बजट तैयार करके मंजूरी के लिए भेज दिया है, जो अवामी रिहायशी मंसूबे में हायल रुकावटों को खत्म करेगा। जो हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस के जो बजट के मामला थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर फाइनेंस आफाक सईद साहब की बड़ी मेहनत है उस पर, वो हमने मिल के और हमने अपना बजट सबमिट करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर कर सकें। इसी तरह जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम उनकी पेमेंट कर रहे हैं। रिहायशी आबादकारी की जिम्मेदार मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में 63 टाउन के बाद से ताहाल कोई रिहायशी मंसूबा पेश नहीं कर सकी, ताहम अब नए मंसूबे की उम्मीद हो चली है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे मोबाइल फ़ोन बच्चों के दिमागी सेहत का दुश्मन बन गया है। बच्चे मोबाइल फ़ोन के नशे में मुब्तला हो गए हैं। नशे के दवा और दिमाग के जिस हिस्से पर असर करती है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी बच्चे के दिमाग के इसी हिस्से को मुतासिर कर रहा है। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बच्चों से मोबाइल वापस लेने पर जिस तरह चिड़चिड़ापन इनमें आ जाता है और तालीम से किनारा कश हो रहे हैं, इससे मुस्तकबिल को खदशात में। मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल बच्चों की दिमागी सेहत पर असरअंदाज, तिबी माहिरीन ने कर दिया खबरदार। बच्चों में मोबाइल फोन का नशा आम हो गया। सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड एंड न्यूरोनोटोलॉजी कोरंगी SICHN कोरंगी अस्पताल में माहिर जहनी इमराज प्रोफेसर फरीदा जान ने कहा कि नशे की दवा जहन के जिस हिस्से में असर दिखाती है उसी हिस्से में मोबाइल फोन का इस्तेमाल से बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो कि खतरनाक सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात ये कि ये तो एक नशे की शक्ल है, क्योंकि
दिमाग में मोबाइल का इस्तेमाल उन एरियाज़ पे असर करता है जो नशे वाली अद्वियात जब इस्तेमाल की जाती हैं या वो जो नशावर अशिया में इस्तेमाल करते हैं वो जिस एरिया पे जाके असर करते हैं, ये मोबाइल का इस्तेमाल भी उसी एरिया पे जाके असर करता है और एक किस्म का आप समझ लें कि ये नशा बन जाता है। इसीलिए जब आप एकदम से हटाते हैं तो बच्चों में बहुत बुरी तरह का रिएक्शन आता है। माहिर ज़हनी इमराज प्रोफेसर जाहिदा जान ने कहा कि वालिदैन खुद भी बच्चों को सुकून के लिए मोबाइल देते हैं, वापस मांगने पर बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, रवैये में तब्दीली आती है जिससे तालीम भी मुतासिर होती है और उनका मुस्तकबिल भी मुतासिर होगा। अब न सिर्फ मोबाइल बल्कि टैब्स की शक्ल होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों को भी इसके ऊपर लगा दिया जाता है। बच्चा रो रहा है, माँ ने काम करना है, बच्चे को बहलाना है तो इसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो हमारे पास 6 से 9 महीने के बच्चों को भी माएँ इसका इस्तेमाल करवाना शुरू कर देती हैं, उस पर कुछ ना कुछ लगा देती हैं जिस पे बच्चे मसरूफ़ रहते हैं। माहिर ज़हनी इमराज का कहना था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है, लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके महदूद करें। कैमरामैन अजलान के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस रूट नंबर 13 का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सफ़र आसान बनाने के लिए नए रूट का इफ्तिताह किया है। आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी, आसान और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए पीपल्स बस एक और रूट पर चल पड़ी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस रूट नंबर 13 का इफ्तिताह कर दिया। हॉक्सबे से टावर रूट तक 2 बसें चलाई जाएंगी। वे एक वक्त 60 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शदीद गर्मी में नए रूट पर भी शहरी अब एयर कंडीशन बसों में सफर कर सकेंगे। इस हीट स्ट्रोक में अगर आवाम को एयर कंडीशनड बसें इस तरह मिले जिससे वो कम से कम किराए में वो अपना सफ़र भी इख्तियार कर सकें, अपने रोज़गार के लिए जा सकें, उनके लिए आसानी पैदा हो, तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का अज़म है। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट के इफ्तिताह पर हॉक्सबे के रिहायशियों ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं अब धूप में बाइक के सफर से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, ये तो इलाके के लिए जो ना बड़ा ये बेहतरीन काम हो गया, क्योंकि इससे पहले भी जो ना बहुत गाड़ियाँ चला हुआ है लेकिन वो बीच में जो ना बंद हो जाता है। बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। पहले यहाँ पे रश के चलते थे, बहुत सारे किराए होते थे और तकरीबन 300, 400, 500 यही पैसे लगते थे। अभी माशाल्लाह एसी वाला बस है, सबको आसानी हो पड़ेगी। हमारे लिए तो बहुत सहूलत है इलाकों वाले की, हम तो बड़ा खुश है। हम बोलते हैं अच्छी बात है, इधर रौनक भी होएगा, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नए रूट पर बसें चलने से शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। शहरी ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुस्तकबिल में इस रूट पर बसों की तादाद बढ़ाएगी। अब शुरू होगा हॉक्सबे से टावर तक आरामदेह सफर, वो भी सिर्फ 50 रुपए में, वो भी एयर कंडीशन बस में। और यही नहीं, अभी EV4 और R8 का इफ्तिताह भी बाकी है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। ज़िला कोरंगी के 18 तिबी मराकज़ में 24 घंटे बेहतर तिबी सहूलतें फ्राहम होंगी। DHO कोरंगी डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख ने मातहत अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोरंगी का अहसन इकदाम 18 तिबी मराकिज को 24 घंटे के लिए फाल कर दिया। डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख का कहना था कि तिबी मराकिज में 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत भी शुरू करेंगे। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारी, वो जो है अपने टाइमिंग से ओपन हो और क्लोज हो, क्योंकि जितने पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनको तिब्बी सहूलियात के लिए कोई मसला ना हो। तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो रेगुलरली एंड पंक्चुअलिटी के साथ वो आएँ और टाइम से हमारे पेशेंट्स को अटेंड करें। DHO कोरंगी ने अपने स्टाफ को भी खबरदार कर दिया। बोले अमले की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने इसलिए विज़िट किए और मैंने जो है देखा जो लेट आ रहे हैं या कोई जो है अर्ली लेफ्ट करें तो उनके लिए सख्त एक्शन लेना चाहिए और मैंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी का बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख ने कहा कि तमाम तिबी मराकिज़ की इंतजामिया को हिदायत की है कि वो अपने मराकिज़ में पौधे और दरख्त लगाएं ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो सके और आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। मौसमियाती तब्दीलियों की बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में मौसम के मिजाज तब्दील होने लगे हैं। कराची भी मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद गर्मी की लपेट में है। इन तब्दीलियों की क्या वजूहात हैं, बता रही हैं आइमा खान अपनी इस रिपोर्ट में।
मौसमियाती तब्दीलियाँ एक हकीकत, नतीजा नज़रों के सामने। कहीं बारिशें तो कभी शदीद गर्मी तो कहीं ग्लेशियर्स का पिघलना। शहर कायद भी मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीलियों की क्या वजूहात है, आइए चल के जानते। दुनिया भर में कुदरती आफात के असरात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आने वाली हर आफत पिछली से ज़्यादा संगीन होती है। पाकिस्तान में भी गैर मामूली तब्दीलियां सामने आ रही हैं। रवां साल जुलाई का महीना भी कराची वालों पर भारी गुजरा। बारिश के बावजूद शहर शदीद गर्मी और अजियत की लपेट में रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया भर में असरअंदाज हो रही हैं। समंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। देखिए, मौसमियाती तब्दीलियों के जो बड़े मज़ाहिर हैं ना, वो तो टेम्परेचर का बढ़ना और फिर प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का इरेटिक हो जाना और फिर एक्सट्रीम इवेंट्स का बढ़ जाना। एक्सट्रीम इवेंट्स में हो जाते हैं आपके फ्लड आ जाता है, ड्राउट आ जाता है और सी लेवल का बढ़ना। दुनिया का ग्लोबली टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड बढ़ रहा है, यानी हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है दुनिया का एवरेज टेम्परेचर। तो पाकिस्तान का भी तो तकरीबन इसी रेशो से बढ़ रहा है। मौसम की तब्दीली की बातें हकीकत पर मबनी हैं। मुल्क में तवातिर से आने वाले सैलाब की वजह भी मौसम की तब्दीली है। माहिरीन ने बताया कि सैलाब और समंदरी तूफान शहर सुर्खियों की जीनत बनते हैं, मगर शदीद गर्मी भी इतनी ही ज्यादा जानलेवा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए न सिर्फ इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि इनफरादी तौर पर भी हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ आइमा खान, सिटी 21। यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर तालीम सिंध के ज़र सदारत महकमा तालीम का इजलास हुआ। निजी स्कूल्स में 10% तलबा को फ्री स्कॉलरशिप की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जी हाँ, अहम खबर है ये, जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध के ज़र सदारत महकमा तालीम का इजलास हुआ और निजी स्कूल्स में 10% तलबा को फ्री स्कॉलरशिप की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर तालीम के निजी स्कूल्स में 10% तलबा को फ्री स्कॉलरशिप के अमल को हर सूरत में यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर तालीम के ज़र सदारत महकमा तालीम का इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर राफिया मलाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि निजी स्कूलों के लिए लाजमी है कि तालीमी साल की शुरुआत में दाखिला के स्कूल ऐलान के साथ स्कॉलरशिप का भी ऐलान के इश्तहार जारी करें। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा ज़ुबैर हमें। हाँ जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के ज़ेर एहतमाम महकमा स्कूल एजुकेशन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर रफ़िया जावेद मल्ला और दीगर अफसरान मौजूद थे, जिसमें वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने महकमा तालीम को निजी स्कूल्स में 10% तलबा को फ्री स्कॉलरशिप के अमल को हर सूरत में यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो की है। इसके अलावा वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों के लिए लाजमी है कि हर साल की शुरुआत में दाखिले के स्कूल का ऐलान के साथ स्कॉलरशिप का भी ऐलान का इश्तहार जारी किया जाए। निजी स्कूल के बाहर 10% तलबा के लिए फ्री स्कॉलरशिप का इश्तहार आवेजा करना लाजमी करार दिया गया है। सुबह वज़ीर तालीम ने स्कॉलरशिप के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेन सेल कायम करने की भी हिदायत कर दी है, जबकि वज़ीर तालीम ने कहा कि डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंप्लेन सेल कायम करके आने वाली शिकायत का फौरी अजाला करे। स्कूल के दाखिले के तनासुब पर 10% तलबा को स्कॉलरशिप देने के बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। ये बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। जिस तरह इंसानों के नाम इनके मजहब, सकाफत, वतन और ख़ानदानी पस मंज़र के आयनादार होते हैं, इसी तरह सड़कों, मोहल्लों, गलियों और चौराहों के नाम भी वहाँ रहने वालों की समाजी, नज़रियाती, तालीमी और नफ्सियाती रुझानात की अक्कासी करते हैं। कराची के कुछ इलाकों के दिलचस्प नामों के बारे में बता रहे हैं हमारे साथी एंकर मूसा, फायजा और महनूर। के अजीबो गरीब नाम सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा इंतसाब ना तो कोई शहरी इदारा कर सकता है और ना वहाँ के मकामी रिहायशी, तो फिर ये किसकी कारस्तानी है? मूसा बताइएगा, इन पेचीदा नामों की क्या तारीख है, ये क्यों रखे गए? अच्छा फैज़ा, जैसे हम जानते हैं कि कराची एक मल्टी कल्चरल शहर है। यहाँ पर हर नस्ल के, हर मज़हब के और हर ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मूसा, एक बड़ा अनोखा नाम है, नागिन चौरंगी, इसकी क्या बैकग्राउंड है?
अच्छा, नागन चुरंगी के हवाले से जैसे आपने कहा, हम अपने बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, इसके हवाले से कहा जाता है कि जब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था तो बहुत ज़्यादा हादसात होते थे, बहुत ज़्यादा मासूम जाने जो हैं वो लुक़मा अजल बनी। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, एक और क़यास सराई भी है। वो कहा जाता है कि कई सौ साल कबल यहाँ पर एक नागन होती थी, जहरीली नागन, जो बहुत मशहूर थी और उसी के नाम पर ये इलाका भी है। अब आपने नागन चुरंगी की बात की है तो एक और इलाका भी है, गुरु मंदिर। ये एक हिंदुओं के देवता हैं शिव, उनके नाम का एक मंदिर था, उसी पर ये जगह का नाम है। वैसे अब तो वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और दुकानें बन गई हैं, लेकिन वो मंदिर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। एक और नाम भी मैं आपको बताऊँगा, गीदड़ कॉलोनी। गीदड़ कॉलोनी में अब गीदड़ नहीं होते, लेकिन कहा यह जाता है कि किसी ज़माने में बहुत सारे गीदड़ वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन फिर इंसान आ बसे, और आपको पता है जहाँ इंसान बस जाते हैं वहाँ से फिर दूसरे लोग कूच कर जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग नाम मेरे जहन में आ रहा है, वो है कवारी कॉलोनी। उसकी क्या बैकग्राउंड है? वहाँ पर कुंवारे लोग बसते थे? अच्छा, कुंवारी कॉलोनी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ सिर्फ कुंवारे लोग रहते हैं या मखसूस कुंवारे लोग रहते हैं, बल्कि वहाँ पर वाटर बोर्ड का एक पंप ऑफिस था, इंक्वायरी ऑफिस था, जिसको इंक्वायरी ऑफिस कहा जाता था। और वहाँ पर लोग, आपको जैसे पता है कि फ़्लो में इंक्वायरी ऑफिस बोलते हुए उसे कुंवारी कहने लगे। इसी तरह एक और नाम भी है जिसका है नाम बेवा कॉलोनी। और बेवा कॉलोनी जो है वो मखसूस जो है, वहाँ पर सिर्फ बेवाएँ नहीं रहती, लेकिन किसी वक्त में मुखय्यर हजरात की जानिब से वहाँ पर बेवा ख़वातीन जो थीं उनको शेल्टर फराहम करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वहाँ पर घर बनाए गए और उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह दी गई। मूसा, लगता है आप तो बहुत रिसर्च करके आए हैं। ये बताइए, खारा दर की क्या तारीख है? 1719 में ये शहर दरियाए लियारी से बहीरे अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था, जिसका मगरिबी दरवाज़ा समुद्र की तरफ जाता था और इसीलिए इसे खारा दर भी कहा जाता था, यानी कि खारे पानी का दरवाज़ा। जो दूसरा दरवाज़ा था वो शुमाल मशरिक़ में ले जाता था और उसे मीठा दर यानी कि मीठे पानी का दरवाज़ा कहा जाने लगा। लेकिन अब ये बात है कि ये लियारी का जो दरिया है नाले में तब्दील हो गया है और ना अब वहाँ कोई दरवाज़ा रहा है। अब लालू खेत की भी बात कर लेते हैं, बड़ा मशहूर इलाका है और इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। लालू जो है वो एक किसान थे जिनकी ज़मीन थी बहुत रकबे पर फैली हुई, और जब क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने ज़मीन ख़रीदी तो लालू साहब से भी ज़मीन ख़रीदी और इस इलाके को लालू साहब के नाम से ही जाना जाने लगा। और खेत बहुत ज़्यादा थे उनके, तो लालू खेत इस इलाके को कहा जाने लगा। अच्छा मूसा, मेरी एक दोस्त हैं जो 2 मिनट चुरंगी से आती हैं। उसके अलावा हमारे कॉलेज में एक लड़की थी जो गोली मार से आती थी। फिर ये करेला मोड़, अंडा मोड़, इनकी क्या हिस्ट्री है? अच्छा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके 2 मिनट चुरंगी की। तो नॉर्थ कराची में एक वक्त था जब सरकारी बसें चला करती थी और हर 2 मिनट के बाद बस आया करती थी, तो वहाँ पर लोग जो है उसको 2 मिनट कहने लगे, 2 मिनट चुरंगी के नाम से जानने लगे। और गोली मार की आपने बात की है, तो एक्चुअली बरतानवी राज में वहाँ पर जो बरतानवी अफवाज थी वो प्रैक्टिस करती थी गोलियां चलाने की, तीरंदाजी की। तो जब गोली चलाने लगते थे तो एक नारा लगाया जाता था, गोली मार, और उसके बाद उसका नाम ही गोली मार पड़ गया। आपने करेला मोड़ की भी बात की, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब करेलों की काश्त से कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक सब्ज़ी फरोश रहा करते थे और काफ़ी चिड़चिड़े थे मिजाज के। तो वहाँ के इलाके के जो बच्चे थे, पहले उन्होंने करेला कहना शुरू किया और फिर उनका नाम करेला पड़ गया। करेलों के बाद अंडा मोड़ की भी बात कर लेते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अंडे मिलते हैं, बल्कि जो वो मोड़ है उसकी शेप कुछ इस तरह की है कि अंडे से मुसाबकत रखती है। और वहाँ पर सबसे पहले कंडक्टर्स ने कहना शुरू किया कि अंडा मोड़ पे उतार दो, तो उसके बाद मुसाफिरों ने भी यही इस्तिलाह यूज़ करना शुरू की और उसके बाद उस मोड़ का नाम अंडा मोड़ पड़ गया। एक और बड़ा खूबसूरत नाम है, बल्कि खूबसूरत नहीं, अजीब व गरीब नाम है, मच्छर कॉलोनी। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये किस किस्म की कॉलोनी है, क्या वहाँ पे सिर्फ मच्छर बसते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। एक वक्त था जब मच्छेरा कॉलोनी के नाम से मशहूर थी, वहाँ मच्छेरे बसते थे। और फिर आपको पता है कि मच्छरों का कारोबार इस तरह का होता है कि मक्खियाँ, मच्छर और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मच्छर और मच्छेरे को समअप करके, कंसाइज करके वो मच्छेरा कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी। लेकिन यहाँ लग रहा है कि मच्छरबाजी ले गए। तो ऐसा करते हैं कि महानूर की तरफ चलते हैं। कुछ नाम उन्होंने भी ज़रा तेज़ और ज़ुबानी याद किए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि और कौन कौन से नाम हैं जो हैरान कुन भी हैं और दिलचस्प भी। कराची शहर होने के बावजूद गोठों को सुमोए हुए है।
सोराब गोट, सफूरा गोट, अंगारा गोट, यूसुफ गोट, फकीरा गोट, जुमा गोट, रेडी गोट, मेमन गोट, मुला ईसा गोट, खाले मोहम्मद गोट। कराची के चंद होटल भी बड़े मशहूर हैं। कमोका होटल, अचानक होटल, प्याला होटल, धमाका होटल। कराची की मार्केटें भी बड़ी मशहूर हैं। काली मार्केट, लाल मार्केट, ली मार्केट, घास मंडी, पान मंडी, जैक्सन मार्केट, कपड़ा मार्केट, खड्डा मार्केट, शू मार्केट, कबाड़ी बाजार, सोल्जर बाजार, कागजी बाजार और बाड़ा मार्केट। कराची की गलियां और चुबारे भी अनोखे हैं, जैसे बोतल गली, सराफा गली, मोची गली, दुपट्टा गली, झंडा गली, फनकार गली और कवाल गली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।